हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइस, हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे जिसमें हमने मॉनसून स्टार्ट किया था। हमने मॉनसून का जितनी भी क्लासिकल कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडमंड हेली द्वारा दिया गया क्लासिकल कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। हम ITCZ थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम जो स्पेट का साइक्लोन हाइपोथेसिस था वो पढ़ चुके हैं, और हम जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें इंडियन मॉनसून का ही एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डायपोल के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं कि एल नीनो का इंडियन ओशन पे क्या फर्क पड़ता है, इंडियन मॉनसून पे क्या फर्क पड़ता है, ला नीना का क्या फर्क पड़ता है, और इंडियन ओशन डायपोल हम किसे कहते हैं, और इसके होने या इसके ना होने की वजह से इंडियन मॉनसून किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में हम ऑलरेडी देखेंगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा, बिकॉज मॉनसून अगर हम देखें प्री और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज प्री से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और मेन से भी 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के क्वेश्चन इजिली यहाँ से बन जाते हैं इस टॉपिक से। मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्ड वर्जन ऑफ मॉनसून पढ़ा रही हूँ, बिकॉज ये कुछ भी इसमें छोड़ने वाली चीज नहीं है। हम नहीं छोड़ सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते इसमें से कुछ भी ऐसा छोड़ने का, ये समझने का कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक से कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने नाम सुना होगा तो एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, इनका नाम आपने सुना ही होगा या फिर पेपर में कभी ना कभी देखा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है इंडियन मॉनसून से एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डायपोल। पहली बात तो एल नीनो क्या है? एल नीनो एक टाइप की एक कंडीशन है जो कि हम अब बनती है अराउंड 25 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के मंथ में ये कंडीशन डेवलप होती है। एल नीनो का जो मतलब है वो है क्राइस्ट चाइल्ड, यानी कि ईशा का शिशु। इस स्पेनिश वर्ड का मतलब है मेल चाइल्ड। ये वर्ड एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब है मेल चाइल्ड। ठीक है, यानी कि बालक, छोटा बच्चा। हर 2 से 5 साल में ये कंडीशन बनती है सदर्न पैसिफिक ओशियन में। सदर्न पैसिफिक ओशियन में हर 2 से 5 साल में कंडीशन बनती है। देखिए क्या होता है, ये है हमारी साउथ अमेरिका की कोस्ट। साउथ अमेरिका की कोस्ट पर हमारा एक कंट्री है यहाँ पर, पेरू नाम का। ठीक है, नीचे जो कि हमारा यहाँ पे कौन सा ओशन है? अंटार्कटिक ओशन है। अंटार्कटिक ओशन के वाटर की अपवेलिंग होने के कारण जो करंट सदर्न पैसिफिक ओशियन या फिर कह सकते हैं साउथ अमेरिका की कोस्ट पे जाता है, वो एक तरीके का कोल्ड करंट होता है जिसका नाम है पेरू करंट। ठीक है, ये है हमारी नॉर्मल कंडीशन। पर कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, जो यहाँ पे इक्वेटर का वाटर है वो शिफ्ट होकर यहाँ पेरू की कोस्ट पे आ जाता है। तो ये कोल्ड करंट शिफ्ट होकर यहाँ पे हॉट वाटर से रिप्लेस हो जाता है। तो ये कंडीशन का रिवर्सल ही एल नीनो कहलाता है। अब पूरी एल नीनो का डिस्क्रिप्शन मैं आपको धीरे धीरे दूंगी, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हर 2 से 5 साल में सदर्न पैसिफिक ओशन में कोल्ड पेरू करंट की जगह वार्म ओशनिक करंट आके स्टैब्लिश हो जाता है, जिसे हम एल नीनो कहते हैं। ठीक है, एल नीनो कंडीशन जो फॉर्म होती है वो क्रिसमस के अराउंड फॉर्म होती है, अराउंड 25 दिसंबर। हर साल नहीं होती है कंडीशन, अराउंड 2 to 5 years के बाद ही कंडीशन वापस आती है। एल नीनो की वजह से मानसून पे, इंडियन मानसून पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब वो नेगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ता है अब हम देखते हैं। क्योंकि ये एल नीनो जो है वो मॉनसून की विंड्स का अमाउंट कम कर देता है, यानी कि जो इंडिया की तरफ मॉनसून विंड्स जा रही थी ना, इनके अमाउंट को एल नीनो अफेक्ट करता है, इनके अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब देखिए, आपको इस साइड देखना है, इतने एरिया में देखना है। ठीक है, अगर मैं कोई और से कलर का पेन ले लूं, हाँ, आपको इतने एरिया में देखना है। ये है हमारा पूरा पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन का वेस्ट साइड है, ये पैसिफिक ओशियन का ईस्ट साइड है। ठीक है, अब देखिए पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक ओशन हम बात कर रहे हैं, सदर्न पैसिफिक ओशन के इक्वेटर जा रहा है ना, तो ये नीचे वाला पैसिफिक ओशन है, कौन सा पैसिफिक ओशन है? सदर्न पैसिफिक ओशन, जिसके एब्रिविएशन मैंने यूज करा होगा SPO। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या है कि पेरू के पास यहाँ पर कोल्ड करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड करंट होने की वजह से क्या प्रेशर है? हाई प्रेशर है। जहां पे भी कोल्ड करंट होगा वहां पे विंड्स का डिसेंडिंग डाउन होगा, यानी कि विंड्स नीचे आएंगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी, तो उसकी वजह से वहां का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें या फिर सदर्न पैसिफिक ओशन के वेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है।
लो प्रेशर होता है, यहाँ पे विंड्स, यहाँ पे जो वाटर है वो गर्म पानी है, तो यहाँ से विंड्स का क्या होगा, यहाँ से विंड्स का रेज होगा। देखिए यहाँ से विंड्स का राइज हुआ है, फिर विंड्स इस तरफ शिफ्ट हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विंड्स जो फ्लो हो रही है उनके इन्फ्लुएंस में आके सदर्न पैसिफिक साउथ अमेरिका के कोस्ट की तरफ गई। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो विंड्स डिसेंड डाउन हुई, फिर से इस तरफ मूव कर गई। तो एक टाइप का ये सर्कुलेशन ऑफ एयर बन जाता है सदर्न पैसिफिक ओशन में, जिसे हमने कहा है वॉकर सेल। ये वॉकर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एल नीनो की कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में वॉकर सेल का जो मूवमेंट होता है वो होता है क्लॉकवाइज, ये भी हमको याद रखना है। नॉर्मल कंडीशंस में वॉकर सेल का मूवमेंट जो होता है क्लॉकवाइज होता है। ये साउथ अमेरिका के कोस्ट से हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर पे जाता है, लो प्रेशर पे विंड राइज हो जाती है, फिर साउथ अमेरिका के कोस्ट की तरफ आती है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर है, फिर विंड डिसेंड डाउन हो जाती है, फिर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो ये मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड वॉकर सेल, ठीक है। अब एल नीनो कंडीशन में क्या हुआ, एल नीनो कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अपना एटलस खोल के आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है। यहाँ पे आइलैंड्स है छोटे छोटे, जिसे हमने कहा है फ्रेंच पॉलिनेशिया। यहाँ पर वाटर जो है वो गर्म पानी है, मतलब यहाँ पे जो वाटर है ना वो हॉट वाटर यहाँ पर आके एकत्रित हो जाता है। अब यही वाटर विंड के इन्फ्लुएंस में आके शिफ्ट होकर साउथ अमेरिका की कोस्ट पर आकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब साउथ अमेरिका कोस्ट पे ये वाटर इकट्ठा हो गया, साउथ अमेरिका कोस्ट पे क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। जब साउथ अमेरिका कोस्ट पे लो प्रेशर हो गया, इन कंपैरिजन टू साउथ अमेरिकन कोस्ट हाई प्रेशर है हमारे अब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। कंपैरिजन में देखेंगे हम, ठीक है, कंपैरिजन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो अब मूव कैसे करेगा वाटर, अब मूव करेगा ऐसे, विंड का मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर पे फिर से विंड रेज होंगी, फिर से यहाँ पे हाई प्रेशर की तरफ मूव करेंगी और फिर से डिसेंड डाउन हो जाएंगी हाई प्रेशर पे आके। तो ये भी यहाँ पे वॉकर सेल बना। अब क्या हुआ, जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा वॉकर सेल क्लॉकवाइज बन रहा था, वो एंटी नॉर्मल कंडीशन या फिर एल नीनो कंडीशन में हमारा वॉकर सेल जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो वॉकर सेल की डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो हो गई वो वीक हो गई, ठीक है। यहाँ पर लेस इवेपोरेशन हो गया बिकॉज हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। वीकर ट्रेड विंड्स हो गई। अब वीकर ट्रेड विंड्स जो होंगी, मतलब यहाँ से जो चलने वाली हवाएं हैं वो वीक हो गई। अब वो हवाएं वीक होंगी, यही तो इक्वेटर क्रॉस कर कर इंडिया की तरफ को डिफ्लेक्ट कर देती थी कोरियोलिस फोर्स के अंडर में आके, है ना। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो अब विंड्स का मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इस कोस्ट पे हाई प्रेशर था, इस कोस्ट पे लो प्रेशर था, तो विंड का मूवमेंट ऐसे होता था। जब विंड का मूवमेंट ऐसे होता था तो विंड मूव करके इंडिया की तरफ को इजीली फ्लो हो जाती थी। पर अब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे हाई प्रेशर है, तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से अब मूवमेंट ऑफ विंड जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो विंड्स है, यहाँ पर वो विंड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेड विंड्स कम हो जाएंगी, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएटेड है, ठीक है। इस वजह से ये इंडियन मानसून को नेगेटिवली अफेक्ट करता है एल नीनो। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में बारिश नहीं हो रही है, इंडिया में बारिश होगी। अगर मान लीजिए 200 सेंटीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है इंडिया की, तो अप्रॉक्स 150 सेंटीमीटर होगी या फिर 100 सेंटीमीटर होगी, यानी कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी एल नीनो की कंडीशन। अब पढ़ लेते हैं। याद रखना जो जो मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में जब कंडीशन सामान्य होगी, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारा पेरू की कोस्ट पे है कोल्ड करंट, ठीक है। कोल्ड करंट पेरू की कोस्ट पे होता है, यानी कि सदर्न पैसिफिक ओशन के, यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर हमारा पेरू है, सॉरी यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका है, तो ये हमारा हो गया सदर्न पैसिफिक ओशन, इक्वेटर के नीचे की बात ये हो रही है, ठीक है। सदर्न पैसिफिक ओशन के ईस्ट साइड पे जो होगा वो कोल्ड करंट होगा, और वेस्ट साइड पे जो होगा वो वार्म करंट होगा, ठीक है। वार्म करंट होगा ईस्ट साइड पे, हाँ, on the eastern side of southern Pacific Ocean, and warm eastern Australian current lies on the western side of southern Pacific Ocean, ठीक है। वेस्ट साइड पे southern Pacific Ocean की, यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होगा वो वार्म होगा, वो ऊपर से आ रहा होगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यहाँ से पेरू करंट नीचे से जा रहा है, ये कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक है। तो सदर्न पैसिफिक ओशन की ईस्ट साइड पे तो है कोल्ड वाटर, और वेस्ट साइड पे है वार्म वाटर। तो मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर, तो मूवमेंट होगा ऐसे। और इसी ओशन के इस वाली साइड पे कोल्ड करंट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या होता है, सदर्न पैसिफिक साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि साउथ अमेरिका की पेरू वाली कोस्ट पे,
ठीक है, क्या होता है कि पानी का डिसेंड, यहाँ पे एयर का डिसेंडिंग डाउन होता है बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस है। यहाँ पे इस वजह से रेनफॉल नहीं होती है पेरू की कोस्ट पे ज्यादा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जब तक कन्वेक्शन ऑफ एयर नहीं होगा, जब तक एयर का राइज नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर, वहां पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे। पेरू की कोस्ट पे नॉर्मल कंडीशन में तो हाई प्रेशर सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे कन्वेक्शन ऑफ एयर नहीं होगा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑफ एयर होगा। तो पेरू की कोस्ट पे नॉर्मल कंडीशन में रेनफॉल इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, रेनफॉल नहीं होती है। और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इस कोस्ट पे, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट है, यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट ऑफ विंड्स हो रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पे विंड का भी राइज होगा, यहाँ पे जाके क्लाउड्स बनाएंगी, तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पे हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे इस रीजन में बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे। अब ये हाई प्रेशर कंडीशन जो बनी है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ये पुश फैक्टर की तरह बिहेव करती है, यानी कि धक्का मारने की तरफ बिहेव करती है ईस्टर्लीज को सदर्न हेमिस्फीयर की। जो सदर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्लीज ब्लो हो रही है ना फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, तो वो इनको पुश करती है टुवर्ड्स दी ऑस्ट्रेलिया एंड टुवर्ड्स दी अफ्रीका और इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन की तरफ को। यही मॉनसून विंड्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है नॉर्मल कंडीशन में। देखिए यहाँ पे बार बार मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास हाई प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया के इस कोस्ट पे हाई प्रेशर है, ये यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया, ये अफ्रीका हो गया, सदर्न इंडियन ओशन में यहाँ पे लो प्रेशर है। तो अब मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे हो रहा है मूवमेंट। तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से ये एक पुश फैक्टर की तरह बिहेव करता है ईस्टर्लीज विंड के लिए, कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ को मूव करे। तो यही विंड्स तो ऊपर जाके डिफ्लेक्ट होके फिर हमारा मानसून विंड्स बना रही है। तो यानी कि ये विंड्स जो हैं वो इंडिया के लिए मानसून विंड्स को और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं अगर कंडीशन नॉर्मल है तो। ठीक है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे हमेशा इवेपोरेशन ज्यादा होगा बिकॉज वहां से एयर जो होगी वो ऊपर उड़ेगी, और जब एयर ऊपर उड़ेगी एयर क्या होगी, इवेपोरेट होगी पानी के सरफेस में से, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है, गर्मी ज्यादा है। ठीक है, तो इवेपोरेटेड एयर के पास क्या होता है, वाटर वेपर्स होती हैं, ज्यादा वाटर वेपर्स होती है, यानी कि ज्यादा मॉइस्चर कैरिंग होगा, ज्यादा अच्छा मॉनसून कंडीशन बनेगी वहां पे। ठीक है, इसलिए जो मॉनसून विंड्स इंडियन ओशन को पास करेंगी वो और ज्यादा मॉइस्चर ले जा पाती हैं और अच्छी खासी रेनफॉल करती हैं इंडिया में। ये थी हमारी नॉर्मल कंडीशन की बात। नॉर्मल पेरू कोस्ट पे है कोल्ड करंट, और वेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे है हमारा वार्म करंट, नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है, ये है हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब कंडीशन हो गई ऑपोजिट। एल नीनो कंडीशन में क्या हुआ, ये हमारा साउथ अमेरिका की पेरू कोस्ट है, यहाँ पे पेरू है, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर अमेरिका की पेरू कोस्ट पर हो गया लो प्रेशर क्रिएट। ठीक है, यहाँ से गर्म पानी आकर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर। तो अब जो विंड्स नॉर्मल कंडीशन में ऐसे मूव कर रही थी, अब वो ऐसे मूव ना करके ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पर अब हमारा आ गया इंडियन ओशन, ये है अफ्रीका, ये हम सदर्न सब सदर्न की बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, ये सदर्न पैसिफिक ओशियन है और ये सदर्न इंडियन ओशन है। ठीक है, अब ये आ गया अफ्रीका, अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर क्रिएट। अब यहाँ की विंड्स भी ऐसे मूव करेंगी, तो जो विंड्स इस डायरेक्शन में अब जानी चाहिए वो विंड्स ऐसी डायरेक्शन में जाने लग गई हैं, इस डायरेक्शन में जाने लग गई हैं। तो अब बताइए कि इंडियन मानसून, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो मॉनसून विंड्स जाती थी उनका अमाउंट कम होगा या नहीं होगा, उनका अमाउंट ऑब्वियसली कम होगा, बिकॉज अब विंड्स का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो गया है, अब विंड्स का मूवमेंट ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, यही यही हमारी बन जाती है एल नीनो कंडीशन, यानी कि रिवर्सल ऑफ द ओशनिक वाटर। पेरू कोस्ट पे आ जाता है हमारा, पेरू कोस्ट पे आ जाता है हमारा हॉट वाटर, जिसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है, कन्वेक्शन ऑफ एयर होता है और पेरू कोस्ट पे रेनफॉल होने लग जाती है। लो प्रेशर इस एरिया का पुल फैक्टर की तरह बिहेव करता है ट्रेड विंड के लिए, अब ये विंड्स को अपनी तरफ खींचेगा। नॉर्मल कंडीशन में ये पुश फैक्टर की तरफ बिहेव कर रहा था, अब ये पुल फैक्टर की तरफ बिहेव करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर की पेरू कोस्ट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जो इंडियन मानसून की इंटेंसिटी है वो अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इवेपोरेशन का अमाउंट भी कम हो जाता है, बिकॉज क्या है इंडियन ओशन में अब हाई प्रेशर सिचुएशन है इंडियन ओशन में। ठीक है, हाई प्रेशर सिचुएशन है इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन में जब हाई प्रेशर सिचुएशन ज्यादा बन गई है, ज्यादा वहां पे विंड्स का मात्रा कम है, वहां पे इतनी ज्यादा
क्या नहीं है, इतना ज्यादा मूवमेंट ऑफ विंड्स नहीं है, तो वहां पे इवापोरेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अब विंड्स का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस वजह से जो मॉनसून विंड्स पास कर रही थी इस रीजन की, वो अब लेस मॉइस्चर को पिक करेंगी, मूवमेंट होगा इंडिया की तरफ, मानसून का मूवमेंट होगा, पर मॉइस्चर जो होगा वो कम होगा, बिकॉज अब जो है वो विंड्स दूसरी डायरेक्शन में भी जाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इंडिया में लेस रेनफॉल रिसीव होगी एल नीनो कंडीशन में। इस टाइम पे जो वॉकर सेल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। नॉर्मल कंडीशन में वॉकर सेल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और एल नीनो कंडीशन में वॉकर सेल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। और एल नीनो कंडीशन में ही यहाँ से तो विंड्स खींच रहा है, मतलब पेरू कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट से तो हाई प्रेशर की वजह से विंड्स जा रही है, मानसून विंड्स या फिर मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जा रही हैं, पर ये दूसरी डायरेक्शन से यानी कि इंडियन ओशन की तरफ से अपनी हर तरफ से भी विंड्स अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इसके कंपैरिजन में बाकी एरियाज में तो क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर विंड का जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा पेरू कोस्ट की तरफ को, और बाकी जगहों का जो वहां पे जो मॉइस्चर होगा, वहां पे जो इवेपोरेशन होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये एल नीनो कंडीशन जो है वो विंड्स के लिए पुल फैक्टर का काम करती है, और ये नॉर्मल कंडीशन जो है वो विंड्स के लिए पुश फैक्टर का काम करती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ सदर्न पैसिफिक ओशन। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ये सदर्न पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, ठीक है। ये इक्वेटर है, सदर्न पैसिफिक ओशन की बात हो रही है। सदर्न पैसिफिक ओशन का ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। तो इन दोनों के जो टेम्परेचर में, जो प्रेशर में डिफरेंस होगा सदर्न पैसिफिक ओशन के, ड्यू टू विच सर्कुलेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस, इसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से विंड्स का मूवमेंट होता है, तो इसे ही हम कह रहे हैं वॉकर सेल। ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, ये वॉकर सेल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में वॉकर सेल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और एल नीनो कंडीशन में वॉकर सेल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब आता है हमारा एनसो, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपने कभी भी पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, तो कभी घड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है, कभी घड़ी इस डायरेक्शन में मूव करती है, हमने 10th 11th में फिजिक्स में भी किया होगा ये काम। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ऑसिलेशन, कि एक टाइम पीरियड में वो कितने टाइम बार इधर गई, कितने बार इधर गई, इसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो इसी तरीके को देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, मैं बार बार समझाऊंगी जितनी बार ये पॉइंट आएगा, बिकॉज ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में लो प्रेशर रहता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, मैंने इसके आगे एन लिख दिया। पर एल नीनो कंडीशन में यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और एल नीनो कंडीशन में यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, ये बन गई हमारी एल नीनो कंडीशन, ठीक है। अब कभी विंड का डायरेक्शन ऐसे होगा, कभी विंड का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर के ऑक्सीलेशन को हम सदर्न ऑसिलेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये सदर्न ओशन में, सदर्न पैसिफिक ओशन में हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। द चेंज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वॉकर सेल, अब इसी की वजह से वॉकर सेल की डायरेक्शन भी चेंज होगी। एल नीनो कंडीशन में वॉकर सेल की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। नॉर्मल कंडीशन में वॉकर सेल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो ये द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वॉकर सेल इज कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सदर्न ऑसिलेशन इंडिया। अब इंडिया में भी इसकी वजह से एक सदर्न ऑसिलेशन क्रिएट होता है। देखिए इंडिया का जो सदर्न ऑसिलेशन हम निकालते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं कि इंडिया में दो जगहों के प्रेशर डिफरेंस हम लेते हैं। ये तो देखिए हम जो नॉर्मल सदर्न ऑसिलेशन है एनसो वो है, मतलब नॉर्मल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, वो तो हम क्या निकाल रहे हैं, वॉकर सेल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। पर नॉर्मल सदर्न ऑसिलेशन इंडिया में कैसे निकालते हैं हम, इंडिया के सदर्न इंडियन ओशन में जो ऑसिलेशन होता है, एक तहीती प्रेशर लेते हैं। तहीती एक जगह है सदर्न पैसिफिक में, पोलिन आपको फ्रेंच पॉलिनेशिया आइलैंड पे मिल जाएगी ये, अगर आप मैप में खोल के देखेंगे या फिर यूट्यूब या फिर उस पे देखेंगे ना गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा तहीती कहाँ पे। तहीती पॉलिनेशिया में एक जगह है,
फ्रेंच पॉलिनेशियन आइलैंड है, सदर्न पैसिफिक ओशन के बीच वाले पार्ट में ये जगह पड़ती है। और एक हम लेते हैं डार्विन प्रेशर, यानी कि डार्विन ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है, उसकी जगह का प्रेशर लेते हैं, तहीती का प्रेशर और डार्विन के प्रेशर को माइनस करने के बाद जो डिजिट आती है उसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडिया। इस इंडेक्स के अंडर प्रेशर ऑफ डार्विन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम तहीतीज प्रेशर, यानी कि डार्विन सिटी का प्रेशर को हम तहीती सिटी के प्रेशर से माइनस करते हैं। जो आंसर आता है इस इंडेक्स का अगर वो पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैसे आएगा, तहीती का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए डार्विन के प्रेशर से, तभी तो सब्सट्रैक्शन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर तहीती का प्रेशर कम हुआ, डार्विन का प्रेशर ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, आपको ये पॉइंट भी ऐसे समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे तहीती है, और यहाँ पे इसके पास में ही हमारा साउथ अमेरिका, और यहाँ पे है डार्विन। अगर अगर हमें इस इंडेक्स को पॉजिटिव करना है, इस इंडेक्स को पॉजिटिव करना है, हम माइनस कर रहे हैं तहीती के प्रेशर से डार्विन के प्रेशर को, तो नॉर्मल कंडीशन में तो तहीती हाई प्रेशर पे रहता ही है, नॉर्मल कंडीशन में तो तहीती हाई प्रेशर पे रहता ही है। यहाँ पे सदन, यहाँ पे क्या है, कोल्ड करंट है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म करंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, तो ये पॉजिटिव तो आएगा ही नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये यहाँ पे कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी, तहीती के पास यानी कि जब साउथ अमेरिका के पास यहाँ पर हॉट वाटर आके इकट्ठा हो जाएगा, जब हॉट वाटर आके इकट्ठा हो जाएगा तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है एल नीनो कंडीशन में, तो ये नेगेटिव इंडेक्स आएगा, तो कंडीशन क्या होगी, एल नीनो कंडीशन होगी, यानी कि तहीती का प्रेशर उस वक्त लो हो गया एज कंपेरिजन टू डार्विन प्रेशर। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेशर इंडिकेट करता है फॉर्मेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एल नीनो, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा हाई इंटेंसिफाई एल नीनो, जितना कम नेगेटिव उतना कम हाई इंटेंसिफाई एल नीनो, या फिर एल नीनो फॉर्म हो भी रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा है, वो भी हम इसी इंडेक्स से पता लगाते हैं, इन दोनों जगहों के प्रेशर को माइनस करके। अगर इंडेक्स का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर इंडेक्स का रिजल्ट है जो नेगेटिव है तो वो एल नीनो कंडीशन। ठीक है, अब एल नीनो तो हमने पढ़ लिया, एल नीनो के क्या इंपैक्ट्स होते हैं। एल नीनो कुछ भी नहीं है, एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, नॉर्मल कंडीशन में पेरू की कोस्ट पर यानी कि साउथ अमेरिका की कोस्ट पर जो है वो कोल्ड वाटर रहता है, कोल्ड वाटर रहने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है साउथ अमेरिका की कोस्ट पर। नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पर वार्म करंट रहता है, वार्म करंट रहने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे पानी गर्म है, तो विंड्स का मूवमेंट कैसे होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे एक वॉकर सेल चलता है, इसी विंड के मूवमेंट को वॉकर सेल कहते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। यही ऑपोजिट हो जाए, 2 से 5 साल में ये कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका की कोस्ट पर क्या होता है, साउथ अमेरिका की कोस्ट पर यहाँ से इक्वेटर की रीजन से गर्म पानी आके इकट्ठे हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, और यहाँ पे बन जाता है हमारा हाई प्रेशर। तो अब मूवमेंट ऑफ विंड इस तरीके से होगा, मूवमेंट ऑफ विंड इस तरीके से होगा तो हमारा जो वॉकर सेल यहाँ पे वॉक कर रहा था वो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं एल नीनो कंडीशन। अब इस एल नीनो कंडीशन का क्या फर्क पड़ता है इंडियन मॉनसून पे। देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो यहां से ये बिहेव करता है जो मॉनसून विंड्स है उसके लिए पुश फैक्टर का, यानी कि विंड्स को धक्का मारता है और ज्यादा इंडियन ओशन की तरफ को। पर अगर यहाँ पे कंडीशन एल नीनो की बन जाए तो ये विंड्स को पुल फैक्टर यानी कि विंड्स को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज यहाँ पे लो प्रेशर बन गया इस एरिया में, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड्स इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, जब विंड्स इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी तो एल नीनो कंडीशन क्या हो जाती है, इंडियन मॉनसून विंड्स के लिए एक तरीके का पुल फैक्टर का काम करती है। ठीक है, यही है बस एल नीनो। इतना समझ में आ गया तो एल नीनो समझ में आ गया, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एल नीनो के इंपैक्ट्स क्या है कि इक्वेटोरियल एयर के डिस्टॉर्शन होने की वजह से वॉकर सेल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इवापोरेशन कम हो जाता है एल नीनो में, मॉनसून की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, रेनफॉल कम होती है इंडिया में, ट्रेड विंड्स जो होती हैं अगर नॉर्मल कंडीशन में वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स है तो एल नीनो कंडीशन में ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका की कोस्ट पर फिशिंग की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब होती है, बिकॉज वहां पे हॉट वाटर आ गया, साउथ अमेरिका की कोस्ट पे हॉट वाटर आ गया एल नीनो कंडीशन में। अब हॉट वाटर होने की वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं,
फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ये होते हैं बड़ी फिश का फूड होते हैं, ये बिग फिशेस का। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हॉट वाटर में। इसकी वजह से फिशिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। और पेरू कोस्ट पे जहां बिल्कुल बारिश नहीं पड़ती है, वहां पे इतनी ज्यादा बारिश पड़ेगी कि वहां पे फ्लड लाइक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। ठीक है। जो रेनफेड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं उनमें लो प्रोडक्शन होगा। इंडियन या फिर इंडियन ओशन में जो रेनफेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर अगर कोई इंडस्ट्री है, क्योंकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पे तो नॉर्मल कंडीशन में बारिश होगी। अब एलिनो कंडीशन में बारिश नहीं होगी तो वो फैक्ट्री अफेक्ट होगी। इंडिया में भी इंडियन मानसून अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो भी अफेक्ट होंगी। तो ये था हमारा एल नीनो। अब इसी का ही एक ऑपोजिट है जो कि है हमारा ला नीना। एल नीनो के जस्ट नेक्स्ट ईयर ही बनता है हमारा ला नीना। ठीक है। ये भी एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है फीमेल चाइल्ड। एल नीनो का मतलब होता है मेल चाइल्ड। ला नीना और एल नीनो में क्या फर्क है कि जो यहाँ पे पेरू की कोस्ट पे कोल्ड वाटर था, वो और ज्यादा कोल्ड वाटर वहां पे आके इकट्ठा हो जाएगा, और ज्यादा कोल्ड वाटर वहां पे आके इकट्ठा हो जाएगा, और क्या होगा, हाई प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। हाई प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है। वॉकर सेल का मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा, विंड्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, इवापोरेशन और ज्यादा हो जाएगा इंडियन ओशन में। हर चीज में एक्स्ट्रा एक पॉइंट जुड़ जाएगा। ला नीना कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में ही प्लस कर दीजिए आप 2 बार। ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वाटर है पेरू की कोस्ट पे, वो और ज्यादा कोल्ड हो जाएगा बिकॉज यहाँ से हाईली अपवेलिंग ऑफ वाटर होगा। ठीक है। हाईली अपवेलिंग ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर और ज्यादा हाई होगा, मूवमेंट ऑफ विंड्स और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये होती है हमारी ला नीना की कंडीशन। अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे ला नीना होने की वजह से इंडियन मानसून पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर लो प्रेशर में यहाँ पे विंड्स और ज्यादा इधर की तरफ को पुश करेंगी, तो और ज्यादा विंड्स जो होंगे वो इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ को मूव करेंगी। ठीक है। मॉइस्चर कैरिंग विंड्स। ला नीना जो है वो ला लीना में जो है वो पेरू की कोस्ट और ज्यादा कोल्डर हो जाती है नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा। ठीक है। और ज्यादा कोल्डर हो जाती है। ला नीना फॉर्म होता है कोल्ड वाटर की अपवेलिंग से, यानी कि जो यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन में कोल्ड वाटर है वो अपवेल होकर और ज्यादा पेरू की कोस्ट पे इकट्ठा हो गया जाके। ठीक है। ड्यूरिंग ला नीना हाई प्रेशर कंडीशन स्ट्रांगली डेवलप हो जाती है पेरू की कोस्ट पे, या फिर हम कहें तो ईस्टर्न सदर्न पैसिफिक ओशन पे। और ये हाई प्रेशर कंडीशन एक स्ट्रांग पुश फैक्टर की तरह बिहेव करती है ट्रेड विंड्स के लिए, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो हो रही हैं। अब इस रीजन में ट्रेड विंड्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, बहुत ज्यादा तेज स्पीड में बहेंगी। अब इन विंड्स की वजह से जो मॉनसून विंड्स है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है। इवेपोरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंडियन ओशन में। इसकी वजह से जो मॉनसून विंड्स है वो इंडियन ओशन को जो क्रॉस कर रही हैं वो और ज्यादा मॉइस्चर, हाई हाई इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर कैपेसिटी। जहां पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा वहां पे विंड्स में ज्यादा मॉइस्चर होगा, हाई मॉइस्चर कैरी करेंगी ये विंड्स, तो हाई रेनफॉल होगा इंडिया में। ला नीना होने की वजह से इंडियन मानसून पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज आप याद रखेंगे। ला नीना जनरली एल नीनो के बनने के बाद बनता है, बिकॉज जैसे जैसे कंडीशन नॉर्मल आने लग जाती है वैसे वैसे वापस से कंडीशन सब नॉर्मल होने लग गई, तो वापस से पानी नीचे से अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होने लग गया, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होने लग गया, तो कोल्ड वाटर का ज्यादा अपवेलिंग इज कॉल्ड ला नीना। एल नीनो की कंडीशन में रेनफॉल ज्यादा हो रही थी पेरू की कोस्ट पे। ठीक है। इस वजह से इस रीजन का जो ओशियनिक वाटर लेवल, अब ला नीना कैसे आया ये भी तो आपको समझने की जरूरत है। ला नीना कैसे आया, इसके लिए मेरे को थोड़ी सी खाली जगह चाहिए। देखिए पेरू की कोस्ट है यहाँ पे। ठीक है। पेरू की कोस्ट है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है। अब यहाँ पे आपको पता है एल नीनो की कंडीशन में बारिश ज्यादा हो रही है। अब बारिश ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे जो ओशन का वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू जो ऑस्ट्रेलिया के पास ओशन वाटर लेवल है। अब ओशन तो अपना अपना बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, तो अब क्या होगा, यहाँ से पानी ढलक के मतलब ढलान की वजह से इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा। अब जब यहाँ पे एक तो बारिश की वजह से टेम्परेचर कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो बारिश की वजह से भी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी का भी इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, पानी का इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी नीचे से मूव हो रहा है, फिर यही पानी नीचे से जा रहा है जो है यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन है, वहां से पानी उठा के फिर इधर जा रहा है। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पे वापस से हाई प्रेशर कंडीशन बन जाएगी और यहाँ पे वापस से लो प्रेशर कंडीशन बन जाएगी। तो ये एल नीनो अपने आप को खुद ही ऐसे एंड करता है और ला नीना का क्रिएशन ऐसे करवाता है कि जब सदर्न पेरू कोस्ट पे ओशन वाटर के लेवल बढ़ने की वजह से वाटर का मूवमेंट इस तरीके से हुआ। अब ये पानी वापस से शिफ्ट होकर, अर्थ भी तो हमारी मूव कर रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़े वाटर बॉडीज वगैरह भी मूव करती हैं और ये पानी वापस से शिफ्ट होकर यहाँ से अंटार्कटिक ओशन से ठंडा पानी उठाकर फिर से अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है पेरू कोस्ट पे। तो इस तरीके से एल नीनो खत्म होने के बाद ला नीना इस तरीके से स्टैब्लिश होता है। ठीक है, अब देखिए ओशन वाटर लेवल एक तरफ डिक्रीज हो गया, एक तरफ इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से जो ओशन वाटर है वो स्टार्ट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहां से इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है ओशन का वाटर। कुछ समय बाद जो वाटर डिस्प्लेस हो जाता है सदर्न ओशन के ईस्ट साइड से और एल नीनो जो होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो हॉट वाटर इकट्ठा हुआ था वो डिस्प्लेस होकर वापस से इधर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आ जाता है। तो एल नीनो क्या हो गया, एल नीनो वीक होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से जो लो प्रेशर कंडीशन है इस जगह की वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ट्रेड विंड्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है बिकॉज अब ट्रेड विंड्स क्या होगा, वहां पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होगी तो अब विंड्स स्ट्रांगली मूव करेंगी। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स भी बचे हुए गर्म पानी को भी शिफ्ट कर देती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, इसकी वजह से जो एल नीनो होता है वो कम्स टू एन एंड, एल नीनो समाप्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। अब फिर से ईस्ट कोस्ट, आप कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, मुझे लग रहा है कि इसमें आप कंफ्यूज रहोगे। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशन की, साउथ पैसिफिक ओशन की ईस्ट कोस्ट है, ये साउथ पैसिफिक ओशन की वेस्ट है। ठीक है, अब जो साउथ पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड है वहां पर अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो पानी इधर गया फिर वो नीचे गया फिर वो अंटार्कटिक ओशन से फिर से उसने पानी लिया, इसकी वजह से ला नीना का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एल नीनो और ला नीना कंप्लीट। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो आप इजिली इसे तैयार कर लेंगे, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो हमारे इंडियन मॉनसून को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है, वो है हमारा इंडियन ओशन डायपोल। ये भी इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है। देखिए डायपोल का मतलब क्या है, होता है कि दो ऑपोजिट टाइप की कंडीशन बनना। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, अगर यहाँ पे इस तरफ हाई प्रेशर है तो इस तरफ लो प्रेशर बनेगा। तो दो ऑपोजिट टाइप की कंडीशन बनना इज कॉल्ड डायपोल, दो ऑपोजिट पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन की। यहाँ पे ये है हमारा इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में भी कौन सा इंडियन ओशन है, सदर्न इंडियन ओशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं इक्वेटर से नीचे की। सदर्न इंडियन ओशन जो है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट से और अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। अगर सदर्न इंडियन ओशन की बात हम नॉर्मल कंडीशन में करें, जिसे हम पॉजिटिव डाइपोल भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर, यानी कि ईस्ट सदर्न ओशन में हाई प्रेशर कंडीशन होती है नॉर्मल कंडीशंस में, बिकॉज हमने नॉर्मल एल नीनो के वक्त पढ़ा था कि यहाँ पे लो प्रेशर है, तभी तो यहाँ पे पेरू कोस्ट पे हाई प्रेशर था, नॉर्मल कंडीशन में है ना, था ना। तो नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर जो सदर्न इंडियन ओशन को टच करती है, यानी कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पर हाई प्रेशर कंडीशन होता है और ईस्ट अफ्रीका में लो प्रेशर कंडीशन होता है। तो अब मूवमेंट कैसे होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से विंड राइज करेंगी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, तो ये बन जाता है हमारा पॉजिटिव डाइपोल। पॉजिटिव डाइपोल होने की वजह से इंडियन मानसून जो होता है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, यानी कि इंडियन मानसून स्ट्रांग रहता है उस वक्त। पर नेगेटिव डाइपोल क्रिएट हो जाता है किस वजह से, कि यहाँ पर एल नीनो की कंडीशन होने की वजह से। अब देखिए यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेटर के पास गर्म पानी है, यहाँ पे इंडोनेशियन आइलैंड्स है, यहाँ पे इंडोनेशिया है ना। तो ट्रेड विंड्स के मूवमेंट मान लीजिए आप, ईस्टर्लीज का मूवमेंट मान लीजिए, किसी वजह से यहाँ पे आकर गर्म पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। ठीक है, यानी कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे कोल्ड वाटर था, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में यहाँ पर हॉट वाटर स्टार्ट होना, इकट्ठा या फिर स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन बन गई। अब लो प्रेशर यहाँ पे कंडीशन बन गई, तो इन कंपेरिजन टू दिस लो प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन बन गई। जो नॉर्मल कंडीशन में विंड्स ऐसे मूव कर रही थी, अब वो नेगेटिव डायपोल में इस तरीके से मूव करने लग जाएंगी। अब जब विंड्स इस तरीके से मूव करेंगी तो यहाँ पे विंड्स का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कम हो गया, तो इसकी वजह से अब कम विंड्स बचेंगी हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाने के लिए।
एंड इंडियन मॉनसून को और स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगी। तो नेगेटिव डाइपोल जो होता है वो बैडली अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। नेगेटिव डाइपोल जो होता है वो बैडली अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से यहाँ का इक्वेटोरियल वाटर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आकर स्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं और यहाँ से फिर पानी मूव होना लग जाता है इधर को। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, वार्म वाटर होता है हमारा वेस्ट साइड ऑफ इंडियन ओशन यानी कि अफ्रीका की साइड, एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर लाइज इन द ईस्टर्न साइड यानी कि कहां पर, ऑस्ट्रेलिया की साइड। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डाइपोल। ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में है हमारा प्रेशर और यहाँ पर अफ्रीका के पास है हमारा लो प्रेशर। यह है नॉर्मल कंडीशन। तो विंड्स ऐसे मूव करेंगी, जब विंड्स ऐसे मूव करेंगी तभी तो इंडिया की तरफ ज्यादा विंड्स जाएंगी। ये है हमारा पॉजिटिव डाइपोल। इस समय पे मॉनसून विंड्स जो आ रही है इंडियन ओशन से बिलो होके इंडिया की तरफ, वो क्या होंगी, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और ज्यादा मॉइस्चर कैरी करेंगी, बिकॉज लो प्रेशर कंडीशन है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो रेनफॉल इंडिया में ज्यादा होगी पॉजिटिव डाइपोल होने की वजह से। Therefore, rainfall is also received in Eastern Africa, और ईस्टर्न अफ्रीका के पास भी लो प्रेशर कंडीशन है तो वहां पे भी एयर राइज होगी, क्लाउड्स बनेगी और ईस्टर्न अफ्रीका में भी बारिश होगी। एंड लेस रेनफॉल इज रिसीव्ड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो साउथ ईस्ट एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, इस यहाँ पर बारिश कम होगी। अगर एल नीनो की कंडीशन यहाँ पर है, इफ एल नीनो इज कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर इस टाइम पे यहाँ पे एल नीनो की कंडीशन है, तो एल नीनो पॉजिटिव डाइपोल होने की वजह से इंडिया के मानसून को अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव डाइपोल है। हमारा मूवमेंट ऑफ विंड्स जो है वो इजिली मूव हो रही है, इजिली वाटर जा रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जा रही हैं, बारिश इजिली हो रही है। अगर एलिनो कंडीशन है, वहां पे पॉजिटिव डाइपोल है, तो इंडिया का मानसून नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज नॉर्मल रेनफॉल रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल होगी, हाँ अगर 200 सेंटीमीटर होती है तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगी बस, इससे ज्यादा और अफेक्ट नहीं होगा। पर व्हेन द वार्म वाटर लाइज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे अगर वार्म वाटर आके इकट्ठा हो गया और कोल्ड वाटर आके इकट्ठा हो गया हमारी अफ्रीका की कोस्ट पे, इसे हम कहते हैं नेगेटिव डाइपोल कंडीशन। इसके बाद इस समय पे इंडिया में रेनफॉल कम रिसीव होगी, बिकॉज मूवमेंट ऑफ वाटर, जो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब अफ्रीका से मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब इंडिया की तरफ ना जाने की बजाय ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही हैं। इसकी वजह से हैवी रेनफॉल कहाँ होगी, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर हैवी रेनफॉल होगी, साउथ ईस्ट एशिया में हैवी रेनफॉल होगी। अगर एल नीनो कंडीशन के नेगेटिव डाइपोल के साथ बन जाती है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव कंडीशन है। इसमें ड्रॉट लाइक कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस भी यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, अगर एल नीनो कंडीशन विद नेगेटिव डाइपोल है तो, अब यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर एल नीनो कंडीशन है तो इंडिया की रेनफॉल पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कम होगी पर इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। ला नीना कंडीशन बनती है तो यानी कि पेरू कोस्ट पर या फिर साउथ अमेरिका की कोस्ट पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा पुश फैक्टर होगा विंड्स के लिए, तो रेन इंडिया में बहुत अच्छी होगी। अगर एल नीनो कंडीशन है उसके साथ इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है तो इंडिया के लिए कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो मॉनसून को कंट्रोल कर लेगा और एल नीनो के इंपैक्ट को इंडिया पे लागू नहीं होने देगा। अगर एल नीनो कंडीशन है और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो फेमाइन, ड्रॉट, रेन का ना होना, ये सब इंडिया में होगा, इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशंस बन जाएंगी। ला नीना के साथ अगर पॉजिटिव डाइपोल क्रिएट हो गया, एक तो ऑलरेडी यहाँ से साउथ अमेरिका की कोस्ट से बहुत ज्यादा मॉइस्चर कैरिंग विंड्स, बहुत ज्यादा ट्रेड विंड्स ब्लो होके आ रही हैं और यहाँ पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मॉनसून कैरिंग विंड्स इंडिया की तरफ को मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर इंडिया में क्या होंगी, फ्लड लाइक सिचुएशन, क्लाउड बर्स्ट, बहुत ज्यादा बारिश, ये सब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में अगर ला नीना के साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो। ठीक है, ये थे हमारे 3 टॉपिक्स जिसमें हमने देखा एल नीनो, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल। बस यहीं पे हमारा मॉनसून कंप्लीट। इसके अलावा इसके बाद हम जब पढ़ेंगे सारे फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, कंसेप्ट यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारे मॉडर्न कंसेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में हमने कौन कौन से पढ़े, आईटी सीजेड थ्योरी पढ़ा, हमने साइक्लोन हाइपोथेसिस पढ़ा,
स्पेट का, हमने जेट स्ट्रीम हाइपोथेसिस पढ़ा, हमने एल नीनो पढ़ा, ला नीना पढ़ा और इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ा। ये सारे हैं हमारे मॉडर्न कंसेप्ट, और इसके साथ है क्लासिकल कंसेप्ट यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग थ्योरी किसकी, एडमंड हेली की। ये चीजें आपको याद रखनी है विद साइंटिस्ट नेम। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मॉनसून से कुछ भी पूछा नहीं जाता है। अब रेनफॉल देख लेते हैं, कुछ पैटर्न्स रेनफॉल के। विंटर में किस तरीके की रेनफॉल होती है? अगर विंटर में रेनफॉल होती है, पहली बात तो उसे मावट कहते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होती है ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कोरोमंडल कोस्ट यानी कि तमिलनाडु की कोस्ट पे रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो तमिलनाडु की कोस्ट पे बारिश करती है। ठीक है, और विंटर रेनफॉल कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है। अप्रैल और मई में प्री मानसून रेनफॉल होती है वेस्ट कोस्ट पर। जैसे कि अगर देखा जाए वेस्ट कोस्ट पर, अगर जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बताया था, जब यहाँ पे मैं वेस्ट कोस्ट पढ़ा रही थी आपको, यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। तो महाराष्ट्र में होती है, इसे कहते हैं मैंगो शार, बताया था ना। और कर्नाटका और केरला में कॉफी कल्टीवेशन और राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसे हम कह रहे हैं चेरी ब्लॉसम शार। ये है प्री मानसून रेनफॉल, और यही यहाँ पे आसाम और वेस्ट बंगाल में होती है, जिसे हम कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है, जून और अगस्त में तो नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से बारिश होती है। अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जैसे कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून इधर से एंटर करता है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच बन जाती है और एक बनती है अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, इन दो ब्रांचेस की वजह से पूरे इंडिया में मानसून रेनफॉल होती है, जो होती है जून जुलाई अगस्त। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल के 12 महीने कभी ना कभी थोड़ी बहुत बारिश पड़ ही रही है लगातार। इसलिए हमने शुरू में पढ़ा था इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून climate, because India maximum time of the year is influenced by monsoon winds। इंडिया जो अपने साल के ऑलमोस्ट 10-11 महीने तो मॉनसून विंड से इन्फ्लुएंस रहता ही है, इसलिए इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बारिश जो पड़ती है वो साइक्लोनिक रेनफॉल पड़ती है। ठीक ठीक है, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, हमारा लैंड तो होगा हाई प्रेशर पे, बिकॉज सर्दी का समय आ गया। हमारा वाटर जो होगा वो लो प्रेशर पे होगा। अब वाटर लो प्रेशर पे है, तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर। ठीक है, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करना स्टार्ट करेंगी, पर ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है। नदर्न हेमिस्फीयर है तो विंड्स मूव करेंगी पर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। विंड्स मूव करेंगी, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो ये एक टाइप का साइक्लोनिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो साइक्लोनिक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से जब ये साइक्लोन हमारे लैंड पे पड़ते हैं, तो वहां पर लेके आते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ये अक्टूबर नवंबर में होती है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में ज्यादा देखने को ये मिलती है। ठीक है, इंडिया में ज्यादातर जो बारिश है, जो एनुअल रेनफॉल है, वो मैक्सिमम हमें साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है, जो कि जून जुलाई अगस्त में पड़ता है। ठीक है, इंडिया के जो 75% रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से ही हमें मिलती है। ये मानसून विंड जो है वो रेनफॉल लेके आती है टू ब्रांचेस में, एक है हमारी अरेबियन सी ब्रांच, एक है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच आगे जाके डिवाइड हो जाती है हमारी 3 ब्रांचेस में। देखिए अरेबियन सी यहाँ पे है ना, इंडिया के वेस्ट साइड में। अरेबियन सी ब्रांच एक तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ऐसे नहीं है वेस्टर्न घाट्स, ऐसे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगी वेस्टर्न घाट ब्रांच। एक यहीं से नर्मदा और ताप्ती रिवर से निकलकर यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, एक इससे जाकर टकराएगी, और एक यहाँ से अरावली के पैरेलल चलते हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इसे जाकर टकराएगी। तो अरेबियन सी ब्रांच आगे जाके फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, हिमाचल ब्रांच, छोटा नागपुर ब्रांच और वेस्टर्न घाट ब्रांच। ठीक है, फिर आगे जाके बे ऑफ बंगाल एक बन जाती है नदर्न प्लेन ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये नदर्न प्लेन ब्रांच, और एक बन जाती है यहाँ पे ईस्टर्न ब्रांच। देखिए नदर्न बे ऑफ बंगाल ब्रांच का क्या होता है कि यहाँ पर हमारा अरक्कन माउंटेन्स है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच अरक्कन माउंटेन से टकराने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो चली जाती है नदर्न प्लेन्स की तरफ को, एक चली जाती है हमारा ईस्ट इंडिया की तरफ को या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ को। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल की 2 ब्रांचेस हैं।
अब देख लेते हैं छोटा नागपुर ब्रांच के बारे में। ये ब्रांच इंडिया में एंटर करती है नर्मदा और ताप्ती रिवर वैली की तरफ से। ये इंडिया है, ये ताप्ती और नर्मदा वैली है, तो यहाँ की तरफ से छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ को ये एंटर करती है। ये ब्रांच रेनफॉल लेके आती है पूरे सेंट्रल इंडिया में, पूरे मध्य भारत में ये रेनफॉल लेके आती है। ये ब्रांच बे ऑफ बंगाल से मीट करती है बिहार में। यहाँ से बे ऑफ बंगाल जा रही, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जा रही है, तो बिहार में इन दोनों ब्रांच का क्या होता है, मीटिंग पॉइंट है। फिर आती है हिमाचल ब्रांच। हिमाचल ब्रांच जो है वो इंडिया में एंटर करती है सौराष्ट्र वाले पार्ट से, यानी कि इस वाले पार्ट से, ठीक है, एंटर करती है कच्छ पेनिनसुला से। ये पास करती है वेस्टर्न गुजरात को, गुजरात के वेस्ट साइड को और राजस्थान वाले साइड को। ये अरावली रेंजेस के पैरेलल होके गुजरती है, इसलिए अरावली रेंजेस के पैरेलल होके गुजर गई तो अरावली रेंजेस में बारिश नहीं होगी, बिकॉज उस बारिश कब होती है, किसी न किसी माउंटेन के टकराने पे। मानसून कैरिंग विंड्स अगर किसी न किसी माउंटेन से टकराए तब रेनफॉल करवाती हैं। पर ये हिमाचल ब्रांच जो है वो अरावली रेंजेस से तो पैरेलल होके गुजर गई, तो इसलिए यहाँ पे अरावली माउंटेन्स में बारिश नहीं होती। जो वेस्ट राजस्थान है वहां पर बारिश नहीं होती है। इस वजह से ये रेनफॉल नहीं करवाती है गुजरात में और राजस्थान वाले पार्ट में, बिकॉज इट फ्लोज पैरेलल। ये ब्रांच बे ऑफ बंगाल में मीट करती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले पार्ट में। यहाँ से आ रहा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये ब्रांच और स्ट्रॉन्ग हो जाती है आफ्टर मीटिंग बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और एंड नाउ दीज टू ब्रांचेस बोथ causing heavy rainfall in western हिमालयाज। जो हिमालयाज का वेस्ट पार्ट है वहां पे heavily रेनफॉल होती है इन दोनों ब्रांचेस के मिलने से। अब है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये ब्रांच अरक्कन माउंटेन्स यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था। इनको स्ट्राइक करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। एक चली जाती है इंडिया के, ये इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन से एंटर करती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये इंडिया है, ये इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन से एंटर कर रही है, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग इंडिया द ब्रांच स्ट्राइक्स हिमालयाज, हिमालयाज को आगे जाके स्ट्राइक करती है और दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हिमालयाज चल रहे हैं ना, ये अरक्कन माउंटेन से एंटर करी स्ट्राइक होने के बाद, यहाँ पे अरक्कन माउंटेन थे। अब हिमालय से स्ट्राइक होने के बाद ये ब्रांच, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक बन जाती है इसकी ईस्टर्न ब्रांच जो कि रेनफॉल करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और एक ब्रांच इसकी हैवी रेनफॉल करती है हमारे चेरापूंजी और मोन्सीराम वाले पार्ट में, जो इसकी ईस्टर्न ब्रांच होती है। और इसकी वेस्टर्न ब्रांच एक इसकी बन जाती है वेस्टर्न ब्रांच, जो कि हमारे नदर्न प्लेन्स वाले पार्ट में बारिश करती है, ठीक है। एक बार फिर समझा दिया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अरक्कन माउंटेन्स है म्यांमार वाले पार्ट में, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच अरक्कन माउंटेन से टकराने के बाद इंडिया में एंटर करती है, पर यहाँ पर उसे हिमालयाज मिल गए। अब ये हिमालय से टकराने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो जाती है इसकी ईस्टर्न ब्रांच जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश कर रही है, एक बन जाती है इसकी वेस्टर्न ब्रांच जो कि यहाँ पे नदर्न प्लेन्स में बारिश कर रही है, ठीक है। बस ये ब्रांच जिसकी वेस्टर्न ब्रांच है वो गंगा प्लेन्स में बहुत हैवी रेनफॉल करती है, ईस्टर्न राजस्थान में बहुत हैवी रेनफॉल करती है जयपुर वाले पार्ट में। हिमाचल प्रदेश में ये ब्रांच मीट कर देती है अरेबियन सी ब्रांच से, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच हिमाचल प्रदेश में अरेबियन सी ब्रांच से मीट हो जाती है, मतलब मिल जाती है। In this season rainfall is not received at the Coromandel coast. साउथवेस्ट मानसून में कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट के रेन शेडो एरिया में है। मैं ऑलरेडी आपको वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया बहुत बार बता चुकी हूँ कि देखिए यहाँ से हमारा इंडिया में, हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है हमारे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब इंडिया में मानसून इधर से एंटर कर रहा है, तो माउंटेन का वो वाला पार्ट जिसपे मानसून की विंड्स स्ट्राइक कर रही हैं वहां बारिश ज्यादा होगी और बची हुई बारिश उसके ईस्टर्न पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। पर जो उसका ईस्टर्न पार्ट है इसे हम कहेंगे रेन शेडो जोन, यानी कि यहाँ पे बारिश से छाया वृष्टि क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बारिश जो होगी वो कम होगी और ना के बराबर होगी, बिकॉज क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच की जो वेस्टर्न घाट वाली ब्रांच है वो सारा का सारा हमारे वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद वहीं पे ही बारिश हो जाती है और कोरोमंडल कोस्ट उसके रेन शेडो एरिया में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच बारिश क्यों नहीं करती, बिकॉज ऑफ पैरेलली रन होकर यहाँ से चली जाती है, ठीक है। अब मॉनसून का अराइवल कब कब होता है, प्रीवियस जो डेट थी वो थी 25 मई, पर अभी नई डेट निकाल दी गई है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे मॉनसून की एंट्री हो जाती है 22 मई को ही। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया के कोस्ट पर केरला में एंट्री हो जाती है 1 जून को, ठीक है। और 25 जून तक पूरे राजस्थान वाले पार्ट में इंडिया का मानसून फैल जाता है अप टू 25 जून। अराइवल देखिए, अंडमान एंड निकोबार में 22 में, केरला वाली कोस्ट पे 1 जून, फिर आगे चला जाता है ये ईस्ट अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे 5 जून तक,
10 जून तक ये पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसे घेर लेता है। 15 जून तक पूरा सेंट्रल इंडिया। 25 जून तक पूरा ये ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थन इंडिया। और बचा हुआ जो थोड़ा बहुत है वो 8 जुलाई तक पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे मॉनसून। अब देखिए नेक्स्ट है रीट्रेटिंग ऑफ मॉनसून। रीट्रेटिंग ऑफ मॉनसून का मतलब कि अगर मॉनसून आया है तो मॉनसून जाएगा, जाता भी है मॉनसून। जून जुलाई अगस्त तक ये बहुत हाईली इन्फ्लुएंस रहता है। सितंबर में ये हल्का होना शुरू हो जाता है। तो सितंबर के मिड से यानी कि 17 सितंबर से मॉनसून की रिट्रीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो विंड्स अब ऐसे मूव कर रही थी अब इंडियन पेनिनसुला में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और हमारे जो इंडियन ओशन है वहां पे लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो जो विंड्स ऐसे मूव कर रही थी साउथ वेस्ट मानसून में, अब वो विंड्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है, यही नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स जो है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून करवाती हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स लीड्स टू दी रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून की वापसी यही विंड्स करवाती हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गई एज कंपेयर टू द लो प्रेशर सिचुएशन इन द इंडियन ओशियन। तो अब मानसून की विंड्स का जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स वो बन जाएंगी। ठीक है, तो 17 सितंबर से लेके अप टू द 15 अक्टूबर इंडिया से मानसून की रिट्रीटिंग समाप्त हो जाती है। और इसी रिट्रीटिंग मानसून की वजह से यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट पर रेनफॉल होती है। ठीक है, जो कि हमारे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से नहीं हुई थी। तमिलनाडु की कोस्ट पे बारिश कब होती है, अक्टूबर के महीने में होती है। ठीक है, रिट्रेडिंग ऑफ मानसून या के नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से। आपसे इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिट्रेडिंग ऑफ मानसून कौन सी विंड्स करती हैं? रिट्रेडिंग ऑफ मानसून करती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, और ये 1 महीने का मौसम होता है, सितंबर से लेके मिड सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक ये चलता है। तो बस कंप्लीट हो गया हमारा मॉनसून। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत फैक्ट बेस्ड है वो एक टॉपिक में और कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से बस इतना ही। आई होप आपको एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डाइपोल अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने जरूरी है। कल मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय।